गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फार्मेकोलॉजी का एक टॉपिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी है और स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। तो जो डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन होता है। गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और देन पेप्सिन बाद में प्रोटीन का डाइजेशन करता है, अमीनो एसिड में उसको तोड़ देता है। दूसरा रीज़न है कि एसिडिक एनवायरनमेंट मिनरल्स को डिज़ोल्व करने के लिए ज़रूरी है। थर्ड रीज़न है फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो उन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट ही किल करता है। अब एक्सेस एसिड सिक्रेशन से क्या हो सकता है? एक्सेस एसिड सिक्रेशन से हार्ट बर्न या म्यूकोसा लाइनिंग डैमेज हो सकती है या फिर पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं दो फैक्टर्स, एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स में इम्बैलेंस के कारण होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स के बीच में एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से म्यूकोसा लाइनिंग की इंटीग्रिटी बनी रहती है और किसी प्रकार के अल्सर नहीं होते। लेकिन अगर एग्रेसिव फैक्टर्स जैसे एच पाइलोराई यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एसिड, पेप्सिन, स्मोकिंग, इनकी वजह से क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। और डिफेंसिव फैक्टर्स म्यूकस, बाइकार्बोनेट, ये सब जो है वो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और म्यूकोसा लाइनिंग की जो इंटेग्रिटी है वो बिगड़ जाती है और अल्सर्स बन जाते हैं। एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है आपको। पेप्टिक अल्सर अकर इन स्टमक और डिओडेनम और इन बोथ। पेप्टिक अल्सर स्टमक में भी हो सकते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और डिओडेनम में भी हो सकते हैं जिन्हें हम डिओडिनल अल्सर कहेंगे। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर के कुछ सिम्टम्स हैं। स्टमक में पेन होना, इंडाइजेशन, भूख ना लगना, ब्लॉटिंग होना, नोजिया या वॉमिटिंग में ब्लड आना या स्टूल में ब्लड आना जिसकी वजह से स्टूल का डिसकलरेशन हो जाना या हार्ट बर्न। इंडिकेशंस अगर देखी जाए पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के, वो हैं इंडाइजेशन, पेन एंड हार्ट बर्न, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर्स, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, स्ट्रेस अल्सर्स, डिओडिनल अल्सर एसोसिएटेड विद एच पाइलोराई इन्फेक्शंस, एस्पायरेशन, निमोनिया। इन सब कंडीशंस में हम पेप्टिक अल्सर के लिए जो है ड्रग्स सारे दे सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि एसिड का रिफ्लक्स नहीं हो पाता है, इसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है और वो एसिड का बैकफ्लो नहीं हो पाता है, इस वजह से इसोफेगस इरिटेट नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक एसिड का बैकफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न और इस तरह के इरिटेशन वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स या पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। इसको 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है ड्रग्स दैट इनहिबिट और रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। पहले ड्रग्स वो हैं जो इनहिबिट या कम कर देंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को। सेकेंड ड्रग्स एंटासिड्स हैं जो न्यूट्रलाइज कर देंगे। थर्ड ड्रग्स अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं और नेक्स्ट वन एंटी एच पाइलोराई ड्रग्स हैं। सो फर्स्ट है रिड्यूस और इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। इसमें फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। सबसे पहले हैं एंटी हिस्टामिन्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क को भी क्रॉस कर सकते हैं, मिल्क में ये पहुंच सकते हैं। और CNS पेनिट्रेशन इनका पुअर है, यानी कि मेनिंजेस को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर सीवियर रिनल इनसफिशिएंसी है तो उस कंडीशंस में इनकी डोजेस कम कर दी जाती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स रैपिड पेन रिलीफ करते हैं ड्यूडिनल अल्सर के केसेस के अंदर। विद इन 2 to 3 days
2 से 3 दिनों के अंदर डियोडिनल अल्सर का पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। 70 to 90% डियोडिनल अल्सर ठीक हो जाते हैं 8 वीक के अंदर। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर की जो हीलिंग रेट है वो 50 से 75% है, थोड़ी कम है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। एस्पिरेशन निमोनिया ना हो एनेस्थीसिया और सर्जरी के दौरान, स्टमक के कंटेंट लंग्स में ना चले जाएं, इसके लिए भी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो स्टमक के पैराइटल सेल्स के वहाँ पर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती है उनके 2 काम होते हैं, पहला HCl का सिक्रेशन करना और दूसरा काम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रेशन करना। इंट्रिंसिक फैक्टर्स स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जाके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जबकि HCl का सिक्रेशन जो पैराइटल सेल्स करती हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स सिक्रेशन फूड या गैस्ट्रिन हार्मोन या एसिटाइलकोलिन के द्वारा स्टिमुलेट होता सिक्रेशन को भी रिड्यूस करता है। ड्रग इंट्रैक्शन, सिमिटिडिन रिड्यूस हिपैटिक ब्लड फ्लो सो इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन, मेट्रोनिडाजोल, फेनिटोइन, और एंटासिड्स रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल H2 ब्लॉकर्स। सिमिटिडिन इनके ट्रेड नेम है सिमिटिडिन। डोजेस इनकी 200, 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम टैबलेट, 200 मिलीग्राम पर 2 ml इंजेक्शन। रेनिटिडिन, अल्टेक, जिनटेक, एसिलॉक, रेंटेक, हिस्टेक, रेनिटिन, ये कुछ इसके ट्रेड नेम हैं। 150 mg, 300 mg टैबलेट, 50 mg पर 2 ml इंजेक्शंस। इसी तरीके से फेमोटिडिन और रॉक्साटिडिन के फेमटेक, फेमोनाइट, फेमोसिड और रॉक्साटिडिन का जॉर्पैक्स ट्रेड नेम्स हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स मोस्ट इफेक्टिव ड्रग हैं, मोस्ट पावरफुल ड्रग हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, और ये दोनों स्टेज में काम करते हैं। रेस्टिंग स्टेज में जब कोई फूड या कोई स्टिमुलेशन नहीं है HCl सिक्रेशन का, तब भी ये काम करते हैं, और सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय फूड उस समय भी ये काम करते हैं। इनका ओरल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का ओरल एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक या एब्सेंस ऑफ फूड में ज़्यादा होता है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी इनको लिया जा सकता है। इनका एक्शन स्टार्ट होता है ड्रग लेने के 1 घंटे बाद से, और 2 घंटे के अंदर यह अपने पीक लेवल पर एक्शन इनका पहुंच जाता है। एक सिंगल डोज के बाद में इनका एक्शन 24 से 48 घंटे तक रहता है, और ड्रग स्टॉप करने के बाद 3 से 4 दिन तक इनका एक्शन रहता है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स के केस के अंदर भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। पेप्टिक अल्सर्स में लीड टू ब्लीडिंग, परफोरेशन, अदर इमरजेंसीज। पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है जो फिर वॉमिटिंग में या स्टूल में निकल सकता है। एग्जाम्पल ट्रेड नेम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के: ओमेप्राजोल, ओमेज, ओमेजोल, ओसिड, पेंटोप्राजोल, पेंटोसिड, पेंटोडैक, लैंसोप्राजोल, लैंजैप, लैंप्रो, रेबीप्राजोल, रेबीलॉक, रेबीमैक, प्रोरैब। एंटीकोलिनर्जिक्स, पायरेनजिपिन एंड टेलेंजिपिन्स। एंटीकोलिनर्जिक्स एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं और GIT स्पाज्म को कम करते हैं। मील स्टिमुलेटेड HCl सिक्रेशंस को ये कम करते हैं। ये ड्राई माउथ और ब्लड विजन करते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स PGE2 और PGI2 गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं और एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन एनहेंस लोकल प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस और बाइकार्बोनेट। पर्टिकुलर जगह पर म्यूकस और बाइकार्बोनेट का लोकल प्रोडक्शन ये बढ़ा देते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और गैस्ट्रिन हार्मोन एक हंगर हार्मोन है जो कि HCl के सिक्रेशंस को इंक्रीज़ करता है। जब गैस्ट्रिन हार्मोन को ये इनहिबिट कर देंगे तो उससे क्या होगा, HCl का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा और म्यूकोजा का ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एनसेड इंड्यूस्ड म्यूकोजल इंजरीज के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, साइटोलोग और मीजोप्रोस्ट टैबलेट। सेकेंड, वो ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं: सिस्टेमेटिक एंटासिड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, एंड नॉन सिस्टेमेटिक एंटासिड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट और कैल्शियम साल्ट।
सिस्टमेटिक एंटासिड्स, इनके हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक पोटेंट न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी एंड एक्ट इंस्टेंटली। सोडियम बाइकार्बोनेट एक पावरफुल न्यूट्रलाइजिंग इसकी कैपेसिटी है और ये फटाफट से इंस्टेंटली एक्ट करता है। इसका ऑनसेट ऑफ जो एक्शन है वो क्विक है और शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि फटाफट इसका एक्शन होता है और कम ड्यूरेशन के लिए इसका रहता है। इसके डीमेरिट्स हैं, सिस्टमेटिक एल्केलोसिस ये कर सकता है, डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट और बेल्चिंग, रिबाउंड एसिडिटी और सोडियम ओवरलोड ये कर सकता है। रीबाउंड एसिडिटी का मतलब है कि जब मेडिकेशन को स्टॉप कर दिया जाता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और वापस से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम रीबाउंड एसिडिटी कहेंगे। एग्जाम्पल एंड डोज सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के अंदर एल्यूमिनियम साल्ट, जो इसके फॉर्म्स हैं कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, इनका कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए इनको मैग्नीशियम साल्ट के साथ में दिया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे मैग्नीशियम साल्ट का लग्जेटिव इफेक्ट होता है। मैग्नीशियम साल्ट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ट्राइसिलिकेट, ये इसके फॉर्म्स हैं और ये लग्जेटिव इफेक्ट्स कॉज करते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग पर कोई इफेक्ट ना हो, ना कॉन्स्टिपेशन हो, ना डायरिया हो, बस हम एसिडिटी को कंट्रोल कर पाएँ। एंटासिड्स कॉम्बिनेशन, इसमें वही चीज़ बताई गई है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्ट एक्टिंग है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लो एक्टिंग है, इसलिए इनका कंबाइंड एक्शन होता है प्रॉम्प्ट, यानी कि सून, जल्दी इनका एक्शन होता है और लंबे समय तक एक्शन रहता है, सस्टेन और प्रोलॉन्ग्ड। मैग्नीशियम साल्ट लग्जेटिव है, यानी कि स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम साल्ट कॉन्स्टिपेटिंग है, स्टूल को बल्क करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दिया जाता है ताकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग पर कोई इफेक्ट ना हो, सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज हो सके। डाइजिन, जेलुसिन, एसिडिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस, एंटासिड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटासिड्स कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक है सुक्राल, फेट, H2 रिसेप्टर अंटागोनिस्ट, आयरन, आइसोनियाजिड, टेट्रासाइक्लिन्स। एंटासिड्स कुछ ड्रग्स के थेरापेटिक इफेक्ट को भी कम कर देते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन, फेनिटॉइन, क्लोरप्रोमाजिन, आइसोनियाजिड। थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स, जिसमें सुक्राल फेट, इसका मोड ऑफ एक्शन है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, पेप्सिन और बाइल को रोकती है कि ये उस अल्सर बेस के ऊपर कांटेक्ट में ना आए। इसके अलावा डाइटरी प्रोटीन उस अल्सर बेस पर डिपॉजिट होकर एक अनादर लेयर बना लेते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जिससे उस अल्सर पे फर्दर डैमेज ना हो। यूजेस प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर्स, बाइल रिफ्लक्स एंड bad sore, burn, etc. Dose इसकी 1 gram 1 hour before 3 major meals and at bed time for 4 to 8 weeks. एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ड्रग्स, लास्ट वन कैटेगरी है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, इसके ऊपर 4 से 6 फ्लैजिलाज होते हैं और इन फ्लैजिलाज की हेल्प से ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर इन्वेड होता है और इंटेग्रिटी को डैमेज करके अल्सर प्रोड्यूस करता है। इसमें लिखा हुआ है कॉमन प्रिकर्सर्स ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर्स। H. pylori की वजह से गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स होते हैं और अगर इसको समय पे नहीं रोका गया तो एक रिस्क फैक्टर है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए। H. pylori ऑर्गेनिज्म एक एंजाइम सिंथेसिस करता है जिसका नाम है यूरेस, जो कि विच प्रोड्यूस अमोनिया दैट डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकोजा। यूरेस सिंथेसिस करता है जो कि अमोनिया प्रोड्यूस करता है और जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोजा फर्दर डैमेज होती है। अमोनिया ऑल्सो न्यूट्रलाइज एसिड pH which allows the organism to live in stomach. इसके अलावा ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट बना के रखता है जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक में सर्वाइव कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए ओमेप्राजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन दिए जाते हैं। H. pylori ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, यूरेस सिक्रीट करता है जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। 2 कॉम्बिनेशंस हैं ड्रग्स के, 2 वीक्स के लिए इसको दिया जाता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अमोक्सिसिलिन 750 mg, टिनिडाजोल 500 mg प्लस ओमेप्राजोल 20 mg या फिर लेंसोप्राजोल 30 mg। ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल में से सिर्फ एक। सेकेंड कॉम्बिनेशन है क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 mg
प्लस टिनिडाजोल 500 mg या फिर एमोक्सिसिलिन प्लस लेंसोप्राजोल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल में से सिर्फ एक लेना है और सेकंड कॉम्बिनेशन में टिनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन में से सिर्फ एक है। डोजेस का डिफरेंस होगा। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो कि कॉमन है सारे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर का, H2 ब्लॉकर्स के लिए, एंटासिड्स के लिए और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के लिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंटासिड्स को खाना खाने के 1 घंटे बाद दें और एटलीस्ट 1 आवर अपार्ट फ्रॉम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। अगर कोई एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स भी हमें देनी है तो एंटासिड्स और एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में मिनिमम 1 आवर की डिस्टेंस होनी चाहिए। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो कि लो pH पर इनसॉल्युबल होती हैं और हाई pH पर सॉल्युबल होती हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, कॉन्स्टिपेशन और डायरियल इफेक्ट कॉम्बैक्ट हो जाएं। किडनी और हार्ट पेशेंट्स को कॉशियसली देने हैं सारे ड्रग्स, डोज रिडक्शन करके दिया जाता है ताकि रीनल फेलियर ना हो। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि गैस्ट्रिक इरिटेंट्स जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, इन सबको अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।